Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 5th जनवरी, तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन सी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए मस्ट रीड आर्टिकल्स हैं, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट एशिया रीजन की। बहुत डायनेमिकली एक्टिव रीजन है वेस्ट एशिया बीते कुछ दिनों से, एंड नाउ स्पेशली बिकॉज ईरान में रिसेंटली 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। क्या रीजंस हैं, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, दैट विल डिस्कस। एंड देन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गिविंग ECGC कवर टू ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स. So from here it becomes important for us to know that what is ECGC. Then we'll talk about Aditya L1 because इसरो का आदित्य L1 कल कोशिश करने वाला है L1 पॉइंट के आसपास अपने स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में डालने की। तो क्या इसकी डिटेल्स हैं, इसे हम देखेंगे। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट वेना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस। क्यों ये न्यूज़ में आया है, इशू क्या है, इसकी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल ऑर्डर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ना यहाँ पे हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो इस वक्त दुनिया का सबसे एक्टिव रीजन है। वी गोना टॉक अबाउट वेस्ट एशिया अगैन। देखिए, वेस्ट एशिया की डिस्कशंस हम अलग अलग रीजन्स से लगातार करते आ रहे हैं। सबसे बड़ा तो यहाँ पे रीज़न है इज़राइल और हमास के बीच में हो रही इज़राइल और हमास की वॉर, इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, जो कि लगातार चलता हुआ आ रहा है। हम इसके अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के रिपरकशंस भी हम देख रहे हैं आसपास के एरिया में। जैसे कि लेबनान के अंदर हिजबुल्ला ग्रुप है। हिजबुल्ला ग्रुप अपना समर्थन दे रहा है टू दी हमास। ओपनली स्टेटमेंट्स आ रही हैं हिजबुल्ला ग्रुप से। देन हमने रिसेंटली देखा कि जो येमेन का नदरन मोस्ट एरिया है, यहाँ पे जो हूथी रेबल्स हैं वो एक्टिव हो गए थे। वो रेड सी एरिया के अंदर जो भी कमर्शियल वेसल्स जा रहे थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो ये एरिया वेस्ट एशिया काफ़ी एक्टिव है इन दिनों। अब इसी में एक बड़ा अपडेट आ रहा है ईरान से। ईरान इज़ इन बैक इन न्यूज़, रीज़न बीइंग रिसेंटली वेडनेसडे को 3 जनवरी के दिन ईरान में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो 2 बॉम्ब ब्लास्ट ईरान में हुए हैं, ईरान की एक सिटी है करमान, वहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जिस टाइम पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल दे वर गैदर्ड टू मॉर्न द लेट जनरल कासिम सुलेमानी। नाउ ये नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा, जनरल कासिम सुलेमानी। 2020 में 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था बाय US, एंड उनकी 4th एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी, जिसको मार्क करते हुए लोग गैदर हुए थे। और जिस टाइम पे ये 2 बॉम्ब ब्लास्ट ईरान के करमान सिटी में होते हैं। नाउ इससे इवन 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो अब यहाँ से हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि किस तरह ये जो अटैक्स ईरान में हुए हैं, इससे जो हमारी करंट वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। अब इसे लेकर कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले कि कासिम सुलेमानी कौन है। देखिए, हमारे लिए ये अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कासिम सुलेमानी ईरान के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर थे, जनरल कासिम सुलेमानी, जिनका 2020 में US ने एनकाउंटर किया था। ठीक है, तो जिसके बाद उनकी ही पार्टिसिपेटेड इन इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे थे। ही लेड टू ओवरथ्रो ऑफ पाहलवी डायनेस्टी इन ईरान। ईरान को इन्होंने थियोक्रेटिक स्टेट में कन्वर्ट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। And they also carried out attacks in opposition to American military presence in Iraq as well, जिसके चलते US ने स्ट्राइक्स लॉन्च किए थे अगेंस्ट दी सुलेमानी। ठीक है, 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के ऊपर अटैक होता है और उनको मारा जाता है बाय US। अब आप ये देखें, जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं ईरान पे, सबसे पहली बात तो ये है कि इन अटैक्स की जो जिम्मेवारी है वो ISI ने ले ली है। इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि US ने किया है या फिर इज़राइल ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। IS हैज़ क्लेम्ड दैट दे हैव डन दिस
बॉम्ब ब्लास्ट इन ईरान। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब आप एक और चीज़ देखिए, अपडेट्स ये आ रहे थे कि इवन रिसेंटली हमास का टॉप लीडर सालेह अल अरोरी, इनको भी मारा गया था बाय इजरायली ड्रोन इन लेबनान। हालांकि अभी तक इजराइल ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस अटैक की, बट फिर भी कुछ ऑफिशियल अकाउंट से ये बात सामने आई है कि ये जो इजरायली ड्रोन है उन्होंने लेबनान के अंदर हमास के टॉप लीडर सालेह अल अरोरी को टारगेट किया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि वेस्ट एशिया की सिचुएशन ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स इस पर्टिकुलर रीजन में एक्टिव हैं। सबसे पहले तो हम जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो बहुत प्लेयर्स हैं। ठीक है, हमास की अगर हम बात करते हैं, हमास इज़ सेड टू बी सपोर्टेड बाय ईरान। ठीक है, कि ईरान को कौन, जो हमास है, हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब जब लेबनान के अंदर इजरायली ड्रोन स्ट्राइक होती है और हमास के टॉप लीडर को मारा जाता है, इसके बाद इवन जो हिजबुल्लाह ग्रुप है लेबनान का, वो भी ओपनली अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। किसे? दे आर गिविंग देयर सपोर्ट टू हमास। ठीक है, तो हिजबुल्लाह इज कमिंग अप विद हमास। अब ध्यान देने वाली बात यह है दैट हिजबुल्लाह विच इज इन लेबनान, हिजबुल्लाह इज ऑल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान एंड हमास इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ईरान। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड चीज़ आप ये देखें कि जो हूथीज़ हैं यमन में, वो भी अपनी स्ट्राइक जो कर रहे हैं, जो वेस्टर्न इंटरफेरेंस को जो इस रीजन में हो रही है उसके अगेंस्ट जो वो अटैक कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो भी अपनी सपोर्ट हमास को दे रहे हैं। एंड हूथीज़ आर ऑल्सो बैक्ड बाय ईरान। तो ये जितने एच हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूथीज़, ऑल ऑफ दीज आर बैक्ड बाय ईरान। ये एक बड़ा डायमेंशन हो सकता है और इसमें पर्टिकुलरली अब ईरान के ऊपर अटैक होना इस पर्टिकुलर नेबरहुड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको और वाइडन अप कर सकता है, जिसमें और ग्रुप्स और कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूड होकर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को इलोंगेट कर सकते हैं। तो अब अगैन वेस्ट एशिया जो पहले ही बहुत एक्टिव है, अब इस ईरान के अटैक के बाद यहाँ पे कुछ और हमें सिचुएशन में चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं। सो विल कीप आवर आइज ऑन एनी अपडेट दैट कम्स फ्रॉम वेस्ट एशिया रीजन। आगे बढ़ते हैं। वेल, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ये कह रहा है दैट सेंटर इज कीन टू एक्सपैंड ECGC कवर टू ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसकी बात हो रही है? ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स की बात हो रही है कि ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को क्या दिया जाएगा? उनको ECGC के अंडर कवर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना सबसे पहले कि ये ECGC है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए दैट ECGC इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर्स हैं। बेसिकली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये पूरी की पूरी ECGC आती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसे 1957 में सेटअप किया गया था। एंटायरली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए बाय गिविंग देम एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या? जब आप क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस देते हैं एक्सपोर्टर्स को, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह का उनका गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को करते हुए जो लॉसेस अगर होते हैं, तो उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए उन्हें क्रेडिट के लिए रिस्क इंश्योरेंस दी जाती है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, या फिर जो इंश्योरेंस यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को दी जाती है। इसमें बेसिकली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये दिए जाते हैं कि वो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये क्रेडिट्स जो हैं वो दे सकें, उनको ये इंश्योरेंस दे सकें, ताकि उनका जो एक्सपोर्ट में जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए। ठीक है जी, तो मेन इस कॉरपोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस दी जाए।
अब जब क्रेडिट इंश्योरेंस मिल जाएगी, जो रिस्क है वो कवर्ड है, इससे जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, और जब एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा. दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड गिविंग द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी या फिर रिस्क इंश्योरेंस देने का मेन फंक्शन यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी इंडियन कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको उसमें फ़ायदा हो, उनका रिस्क जो है वो इंश्योरेंस की फॉर्म में कवर्ड हो. ठीक है जी. अब 1957 में इसे सेटअप किया गया था. जब पहली बार सेटअप किया गया था तब इसका नाम था ERIC. इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. नाम ही देख लो आप, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. फिर इसको आगे ट्रांसफॉर्म किया गया इन 1964 ECGC में, तब इसका नाम रखा गया एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन. लेकिन देन फाइनली 1983 में इसको अगेन ट्रांसफॉर्म करके इसका नाम रखा गया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. ठीक है. तो कमिंग डाउन टू वन सिंगल लाइन, एक लाइन में अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स का गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट करते हुए जो लॉस है उससे उनको बचाने के लिए ये उन्हें क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस देता है. ठीक है जी. और अब न्यूज़ क्या आ रही है, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी ECGC के अंडर कवर किया जाए और बैंक्स ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को भी क्रेडिट दें ताकि उनका जो रिस्क है वो जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में वो इस स्कीम के अंडर कवर हो सके. ठीक है. दैट इज़ द मेन आइडिया ओवर हियर. और इसे लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ECGC की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, और ज्वेलरी की बात हो रही है इसीलिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है इंडिया की, ये मिलकर एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे कि ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को ये क्रेडिट कवर मिल सके. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है ये स्पेस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम इसरो के आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. आदित्य L1, देखो आदित्य इसका हिंदी में मतलब होता है सन, सूर्य. ये हमारा आदित्य L1 हमारा ऐसा पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास का मिशन है, एक सोलर मिशन है जिसमें हम सन से कुछ दूरी से, कुछ 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सन को ऑब्जर्व करेंगे, सन की स्टडी की जाएगी. ठीक है. आदित्य L1 मिशन अप्रॉक्सीमेटली 125 दिनों का ये जो है दिन लगेंगे इसको L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए. और अपडेट ये है, अपडेट हमारे पास ये है कि इस मिशन को लॉन्च किया गया था सितंबर में. ठीक है. और अब कल जो हमारा आदित्य L1 है ये L1 पॉइंट पे पहुंचने वाला है. तो 2 सितंबर को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था. ठीक है. हमारे PSLV C57 रॉकेट के थ्रू आदित्य L1 को लॉन्च किया गया और 125 डेज की जर्नी के बाद ये L1 पॉइंट पे पहुंचने वाला है. अब अपडेट क्या है कि इस पॉइंट पे जो हमारा इसरो है वो ये मैन्यूवर करने वाला है कि जो आदित्य L1 है ये L1 ऑर्बिट में बाइंड अप हो जाए. जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है ये L1 के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू कर दे. ठीक है. दैट इज़ द मेन आइडिया ओवर हियर. ठीक है. अब आप इस चीज़ को समझिए कि हम यहाँ पे L1 पॉइंट की बात कर रहे हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट की बात कर रहे हैं. ये हमारे पास आप देख सकते हो दिस इज़ द L1 पॉइंट. आपके सन और अर्थ के सिस्टम के बीच में आपको L1 पॉइंट मिलेगा. इसके ऑर्बिट में हमें आदित्य L1 को प्लेस करना है जिसका अटेम्प्ट इसरो कल करने वाला है. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब देखिए जब हम लैग्रेंज पॉइंट की बात करते हैं, क्या है ये L1, L2, L3, L4, L5, ये इन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं. ये ऐसी स्पेशल पोजीशंस हैं हमारी स्पेस में जहाँ पे दो बड़ी ऑर्बिटिंग बॉडीज जैसे कि सन और अर्थ की अगर हम बात करें, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं. आपके लैग्रेंज पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे दो ऑर्बिटिंग बॉडीज लाइक सन एंड अर्थ, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती हैं. तो इसका मतलब ये है कि इन पॉइंट्स पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपका कोई स्पेसक्राफ्ट है, तो वो इन पॉइंट्स पे वहाँ पे रह सकता है विदाउट यूजिंग फ्यूल टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट. वाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो बैलेंस आउट हो चुकी हैं.
ठीक है, हमारे पास ऐसे कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5, और हर पॉइंट की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम यहाँ पे फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन L1 पॉइंट। इसे सबसे सिग्निफिकेंट लैग्रेंज पॉइंट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू सोलर ऑब्जर्वेशंस। जब हमें सन की ऑब्जर्वेशंस करनी हो तो L1 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। एंड यहाँ से अगर हमारा आदित्य L1 इसको ऑर्बिट करेगा L1 को, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आप कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट एनी एक्लिप्स और एनीथिंग, क्योंकि ये बिल्कुल सन और अर्थ के बीच में है, किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे लाई नहीं करती। फाइन, अब देखो L2 कहाँ पे है? L2 इज बिहाइंड द अर्थ। ठीक है, L2 इज बिहाइंड द अर्थ। यहाँ पे आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो L2 के पास में है। ठीक है, फिर आप देखो L3 इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, इट इज बिहाइंड द सन, अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो सन की फार साइड है आप उसको अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो कहाँ पे जाएंगे? L3 पे जाएंगे। और आपका जो L4 और जो L5 है, दीज आर काइंड ऑफ स्टेबल पोजिशंस, ये दोनों ही बॉडीज से इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली पोजिशंस पे हैं। ठीक है जी, इनको मोस्टली एस्टेरॉइड्स की स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। फाइन, सो इन पॉइंट्स को यहाँ पे टारगेट करते हैं। हम किसको टारगेट कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं L1 को, दैट इज़ वाई द नेम इज़ आदित्य L1। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल आदित्य L1 को अटेम्प्ट किया जाएगा कि वो इस L1 के अराउंड अपने स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटिंग शुरू कर दे। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दिस आदित्य L1 काफ़ी इंपॉर्टेंट 7 पेलोड्स लेकर जा रहा है अपने साथ। या डिफरेंट पेलोड्स, ये हम डिटेल में किस दिन अलग से डिस्कस करेंगे। VELC, सूट, then there is Helios, Espex, Papa, Mag and Solex. These are 7 different payloads that Aditya L1 is carrying. तो इसकी बात हम अलग से डिटेल में करेंगे when we'll talk about especially the payloads of Aditya L1. As of now, you should know why we are targeting L1 point. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल भी इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर डिप्लोमेसी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने बात करनी है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के बारे में। रीज़न बीइंग, ध्यान से सुनिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि एक इंडियन नेशनल हैं जिन्हें कि प्राग के अंदर ये डिटेन किया गया है। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई हैं एक इंडियन नेशनल के ऊपर कि वो जो US बेस्ड खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनके मर्डर की कॉन्स्पिरेंसी में इन्वॉल्व थे। अब आपने क्या याद रखना है कि कोई एक इंडियन नेशनल है जिनको प्राग के अंदर डिटेन किया गया है। अब इंडिया में किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली की कि भाई आप वो जो पर्सन जिनको डिटेन किया गया है वो इंडियन नेशनल है, वो इंडिया के सिटीज़न हैं, तो उनको असिस्ट किया जाए, उनके राइट्स को डिफेंड किया जाए। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसी भी तरह से इस पर्टिकुलर केस में इंटरवीन नहीं करेंगे। ये जो डिसीजन है ये यूनियन गवर्नमेंट का है कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनल हैं उनके राइट्स को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। ये एक सेंसिटिव मैटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी सेंसिटिव मैटर है, तो इस केस में कोर्ट किसी भी तरह की एंगेजमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उन्होंने जो करना है वो वैसे करें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे सेंसिटिव मामले में हम जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसे रिस्पेक्ट करते हैं। और इस पर्टिकुलर जजमेंट में वियना कन्वेंशन की बात हुई है कि एक चीज़ जो उस इंडियन नेशनल की हम हेल्प कर सकते हैं दैट इज़ थ्रू वियना कन्वेंशन, बिकॉज वियना कन्वेंशन के साथ उस पर्टिकुलर इंडियन नेशनल को काउंसलर एक्सेस जो है वो मिल सकता है। और अगर ऐसा केस है कि उनको पराग में काउंसलर एक्सेस देने से मनाही किया गया है, देन यू कैन अप्रोच द अथॉरिटीज़। तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वी विल स्ट्रिक्टली गो बाय द वियना कन्वेंशन। क्या है ये वियना कन्वेंशन? ये जो देखो हमारे पास अलग अलग तरह की वियना कन्वेंशंस आती हैं। एक तो आपकी ओजोन डिप्लीशन के लिए भी है, राइट? लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वी टॉकिंग अबाउट वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें 2 सॉवरेन स्टेट्स के बीच में जो काउंसलर रिलेशंस जो मेंटेन होते हैं
उसे डिफाइन करने के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया है। 1963 में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तकरीबन 79 आर्टिकल्स हैं इसमें। मैं यहाँ पे कुछ मेन प्रोविजंस की बात करूँगी, जैसे कि इस कन्वेंशन का आर्टिकल 5, इस आर्टिकल 5 में एक काउंसिल के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं उन सबको आउटलाइन किया गया है, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेंडिंग स्टेट एंड इट्स नेशनल्स। मतलब इंडिया का जो काउंसिल पराग में होगा, उनका ये ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट इंडिया, द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज एंड इंडियाज नेशनल्स. That is under Article 5. And it also says that the function of council is to assist the nationals and to promote the relation between the sending state and the receiving state. और इसी के अंदर हमारे पास आर्टिकल 36 भी आता है, जो कि ये कहता है कि अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है, कोई डिटेन्ड पर्सन है, सपोज इंडिया का कोई पर्सन अरेस्टेड है या डिटेन्ड है, तो उनके पास, काउंसिल के पास राइट है टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन और टू विजिट विद दैट पर्सन। तो इसी की रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दी है, या आप वेना कन्वेंशन के हिसाब से चलें। वेना कन्वेंशन के अंडर आप उस पर्सन को काउंसिलर एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट यू शुड नो अबाउट इट। तो ये कुछ आज के हमारे पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।